2014 से पहले जो लोग चैन से रोटी खा कमा रहे थे, आज वो लोग खुदकशी करने को तैयार हैं। बस सब जो बात करते हैं बस ये है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। यानी 10-15 सालों से हमारा देश नीचे जो पहुंच रहा है वो दूसरी पार्टियों की देन है, क्योंकि भाजपा भी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। भाजपा जो है खाली मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों की, SC ST OBC की, सभी के दुश्मन है। कि तुम्हारे वतन की मोहब्बत तुम्हारा आधा ईमान है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने ईमान को नहीं गवा सकते। ये भाजपा जब तक रहेगी इसी तरीके के एजेंडे लाती रहेगी, परेशान करती रहेगी। डराना, धमकाना, दंगे कराना, फसादात कराना, ये तमाम काम जो भाजपा के एजेंडे में शामिल है। देखिए CA NRC अगर दोबारा ये लोग लागू करने की बात करते हैं तो मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ पर अब की 12 SC ST OBC और तमाम किसान सभी मिल करके इसका विरोध करेंगे। ना तो हमें एजुकेशन मिल रही है, ना हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें धर्म की ओर धकेला जा रहा है। वो कोई नहीं बोला, जनता आदमी सब परेशान है, सब घर के चूल्हे वूल्हे सब बंद रखे हैं। केजरीवाल ऐसा एक ढोंगी प्राणी है जो जनता सुनना चाहती है सिर्फ वही बोलता है। जो हमें रोजगार देगा, जो महंगाई कम करेगा, हम उसके साथ हैं। ना हम मंदिर के साथ हैं, ना ही हम मस्जिद के साथ, हम किसी के भी साथ नहीं है। हम इस वक्त जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ कुछ मुस्लिम जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसे सोचते हैं, आज के जो देश के हालात हैं उसको कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के हालात पर नज़र डालने से पहले, बात करने से पहले मैं सोशल मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम लोगों की बात जो है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि यानी जो भाजपा के एजेंडे पर है जो वो उसी पर रटी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देश के हालात वो बस से ज़्यादा बदतर कर दिए गए हैं कि जो 2014 से पहले जो लोग चैन से रोटी खा कमा रहे थे, आज वो लोग खुदकशी करने को तैयार हैं। आज ये हालात है देश के कि हमारा देश दिन पर दिन GDP गिरती जा रही है, रोज़गार पर कोई बात नहीं करता, किसानों की कोई बात नहीं करता। बस सब जो बात करते हैं बस ये है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर खाली जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से किसी को पेट नहीं भरता, उसके लिए रोज़गार चाहिए। युवा परेशान है, शिक्षा का मामला बिल्कुल ही नीचे पहुँच गया है, शिक्षा बिल्कुल नहीं रही है स्कूलों में। हालात देश के बहुत ख़राब है, इसके बारे में क्या कहें, बाकी तो आप सबको पता है। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा कि जो यूथ है, जो खासकर मुस्लिम यूथ, वो कहता है कि कांग्रेस ने हमें 70 सालों से मतलब छला है, धोखे में रखा है। जो कौम को फ़ायदा होना चाहिए था वो उस तरीके से फ़ायदा नहीं दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि जो कांग्रेस ने हमें 70 साल में दिया, कांग्रेस ने हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिए जो शिक्षा मंत्री थे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद दिए जो राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट थे। तो इसको कैसे देख रहे हैं? आज मुसलमानों को एक पार्टी एंटी सोशल एलिमेंट दिखा के वोट बैंक की राजनीति करता है, तो इस पे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं, बुजुर्ग आदमी हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जहाँ तक है कि 70 सालों में छलने का नहीं बल्कि लोगों को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और देश में सभी आते हैं, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। तो अगर देश का भला होता है तो वो सभी का भला होता है। कांग्रेस पार्टी की देन है कि जो आज हमारा देश इतनी बुलंदी पर पहुंचा। लेकिन आज तो यानी कुछ दिनों से, यानी 10-15 सालों से हमारा देश नीचे जो पहुंच रहा है वो दूसरी पार्टियों की देन है। कांग्रेस हमेशा से दूसरों का भला करती आई है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के करा हो। और लोग कांग्रेस के राज में कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता था, सब खुशहाल थे, सब रोजी रोटी खा कमा रहे थे। लेकिन आज वही लोग बेचारे खुदकशी करने को तैयार हैं कि जो अच्छे खासी रोटी कमा रहे थे, कारोबार अच्छे थे, आज वो परेशान है, सर पकड़ कर रो रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो किया वो अच्छे काम किए। और रहा मसला छलने का कि मुसलमानों के साथ कोई शोषण नहीं किया कांग्रेस ने, और ना ही कोई पार्टी करती है। रहा मसला ये कि मुसलमानों को एक मुद्दा बना करके भाजपा आज देश के अंदर अपना वोट बैंक खड़ा कर रही है, क्योंकि भाजपा भी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, भाजपा भी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, मगर उसकी ये राजनीति है कि मुसलमानों को मुद्दा बनाया जाए, मुसलमानों को जो यहाँ जगह जगह मॉब लिंचिंग करा करके उनको परेशान कर करके हिंदू भाइयों का वोट इकट्ठा कर लिया जाए, ये इसकी राजनीति है अपनी। तो इस राजनीति के तहत भाजपा चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी राजनीति, ऐसी सियासत नहीं करी कि एक को टारगेट करके वो अपना वोट बैलेंस खड़ा करती।
वो सिर्फ ये कहती थी कि तुम सब खुशहाल हो तो हम भी खुशहाल हैं, और जब देश खुशहाल है तो सारा मामला सही है। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि मतलब मुसलमान है, वोटर है, तो अगर मोदी है या बीजेपी है तो वो एंटी, मतलब बीजेपी को वोट ही नहीं देगा। मुसलमान मतलब एंटी मोदी या एंटी बीजेपी, ये सच है क्या? नहीं, हाँ, ये बात सच है। क्यों, तो ऐसा क्यों? वो भी तो राजनीतिक पार्टी है। वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वो जो है एक टारगेट करके एक समाज को, या वो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा जो है खाली मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों की, SC ST OBC की, सभी की दुश्मन है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के लिए कि वो पूरे देश की दुश्मन है, मगर ये हमारे देशवासियों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा को मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। मुसलमान इसलिए सपोर्ट नहीं करता, मुसलमान जान चुका है कि इसकी नीतियाँ गलत है, इसके जो एजेंडा है वो गलत है, वो देश के लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि मुसलमान वो है कि जो मुसलमान इस देश के लिए मर मिटने का काम करता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में सबसे पहले यही सबक सिखाया जाता है कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, कि तुम्हारे वतन की मोहब्बत तुम्हारा आधा ईमान है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने ईमान को नहीं गवा सकते। और भाजपा जो है वो हमें दिखता है सरेआम कि भाजपा हमारे देश की मुखालिफ पार्टी है। ये शुरू से ही मुखालिफ रही है। इसका एजेंडा RSS का वो सिर्फ इस देश को बर्बाद और तबाह करना है, इसलिए RSS पर पहले बैन लगा दिया गया था, लेकिन बाद में अगर कुछ नेताओं ने मिलकर के इसका बैन हटा दिया। आज जो वो कांग्रेस के ज़माने में जी, तो कांग्रेस अगर चाहती तो ये RSS इतनी पनप ही नहीं पाती। या जैसे बाबरी मस्जिद का जो साना हुआ था, उसको जब डेमोलिश किया गया, उसके बाद अगर कांग्रेस 1.5 दशक तक लगी, 15 साल तक लगभग तकरीबन सत्ता में रही, लेकिन एक भी जो उसके आरोपी थे उनको किसी को सज़ा नहीं हुई। देखिए, जो लोग यानी असल में क्या हुआ है, कांग्रेस के साथ एक छल हुआ है। कांग्रेस के साथ में कुछ लोग RSS के वो शामिल हुए, जो बाबरी मस्जिद के शहादत के टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो सत्ता में काबिज थे कांग्रेस के एजेंडे के नीचे, लेकिन वो असल में वो कांग्रेसी नहीं थे, वो कच्चाधारी यानी वो लोग थे जो RSS के थे। और उन लोगों ने कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो हमेशा से सादेपन में रहे हैं, उन्होंने वो छलावे में आ गए और उन्होंने लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठा करके इस एजेंडे को अंजाम दिया कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। ये सब कुछ ये कांग्रेस के राज में ही हुआ वैसे तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग खुद नहीं समझ पाए कि ये हमारे राज में हो क्या रहा है, क्योंकि वही लोग तो जो है यानी ऐसे थे जैसे वही तो लुटेरे और वही डोली के साथ। ये कांग्रेस के साथ हुआ। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी ना कि वो ऐसे लोगों को पहचाना, लेकिन पहचानने में देर कर दी, जो आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, तो अब मुसलमानों से नागरिकता पूछी जा रही है CAA के ज़रिए कि आप यहाँ के नागरिक हो, इस बात का प्रूफ दीजिए। इसमें और भी लोग, मतलब सभी लोग आएंगे SC ST OBC, लेकिन उनको चूँकि वो हिंदू है या बौद्ध है उसकी बिना पे उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर मुसलमान नागरिकता नहीं साबित कर पाया तो फिर तो उसका वतन गया। देखिए, नागरिकता साबित करने ना करने का तो ऐसा मामला है कि हमारे देश में जो है, हम इस देश के ही हैं और इस देश में रहेंगे, हमारी नागरिकता यहाँ कोई नहीं छीन सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कानून बन गया ये एक जो है इन्होंने कार्टून बना करके पेश किया है, लेकिन इससे नुकसान सभी लोगों का है, सारे भारतवासियों का। अगर NRC और CA अगर लागू होता है तो इसमें जो है सारे देशवासियों का नुकसान है, सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। और फिर जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारी तो छोड़िए, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उनके पास जाने कितने हिंदू भाई ऐसे कि उनके पास अपना प्रूफ नहीं है, वो साबित नहीं कर वो पाएंगे। तो ठीक है, वो सबको दिखाना पड़ेगा, नागरिकता लेकिन उनको नागरिकता मिल जाएगी CAA के जरिए, उनको नागरिकता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप? मुसलमान को नहीं। जी, आप उनको कैसे नागरिकता मिलेगी? उन्हें ऐसे नागरिकता मिलेगा, उन्हें अपने आप को सबसे पहले एक भारत का नागरिक, वो अपने आप को ये साबित करेगा कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं अफ़गानिस्तानी हूँ, तब जा कर के उसको नागरिकता मिलेगी। जबकि इसी देश का पैदा हुआ, इसी देश में रहने वाला, उसके बावजूद उसके गले में एक पट्टा डाल दिया जाएगा, ये उसके लिए शर्म की बात नहीं होगी। लेकिन मुसलमान को एक टारगेट किया जा रहा है, ये बीमारी सभी के लिए पैदा की गई है, मुसलमान को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। ये मुसलमानों की नागरिकता आसानी से नहीं छीन सकते और ना ही ये किसी हिंदू भाई की छीन सकते, मगर ये है कि ये लोगों को परेशान करने की नीति इनकी जो है ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये भाजपा जब तक रहेगी इसी तरीके के एजेंडे लाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, डराना, धमकाना, दंगे कराना, फसादात कराना, ये तमाम काम जो भाजपा के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि ये तरक्की चाहती ही नहीं किसी की।
क्या लगता है कि अब मुसलमान जो है सीए का प्रोटेस्ट करेंगे फिर से, क्योंकि किसानों ने दिखा दिया कि सरकार झुकती है और उन्होंने 3 कानून वापस लिए। देखिए सीए एनआरसी अगर जो दोबारा अगर ये लोग लागू करने की बात करते हैं तो मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ पर अब की बार SC ST OBC और तमाम किसान सभी मिल करके इसका विरोध करेंगे। अब तो जो है यानी सिर्फ मुसलमानों ने किया था, कुछ हमारे सिख भाई थे, कुछ हिंदू भाई भी शामिल हुए थे, लेकिन अब की बार ज़्यादा तादाद में मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके इसका विरोध करेंगे और इस कानून को ख़त्म करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है सही है? नहीं, देखिए आज के टाइम में ये काफ़ी देश की बुरे हालात हैं। हमारे देश की युवा संख्या सबसे ज़्यादा है और हमें किस ओर धकेला जा रहा है। ना तो हमें एजुकेशन मिल रही है, ना हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें धर्म की ओर धकेला जा रहा है। कभी मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, कभी मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं। हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें रोज़गार चाहिए। हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार चाहिए, हमें अच्छा इलाज चाहिए, हमारे भाई बहन को अच्छी शिक्षा चाहिए। तो हमें इस सांप्रदायिक की ओर हमें नहीं जानना है, हमें रोज़गार चाहिए। हम अपनी रोज़गार के लिए आवाज़ लेकर के आए। आज पेट्रोल के रेट इतने हाई है, गैस सिलेंडर के प्राइस इतने हाई है। हम जैसे मिडिल क्लास की फैमिली जिनके घर की इनकम 18,000 20,000 रुपये, हम अपनी फैमिली कैसे चलाएं? हम गैस इतने महंगे हैं, पानी महंगे हैं, तेल महंगे हैं, पेट्रोल महंगे हैं, डीजल महंगे, हर चीज़ महंगे। कैसे चलाएं हम अपना घर? कैसे हम अपने भाई? क्या नाम हो आपका भाई? मोहम्मद साजिद नाम है हमारा। क्या लगता है जी, महंगाई को बढ़ते हुए देख रहे हैं कैसे? महंगाई को यही लगता है कि आदमी आज के टाइम में जो गरीब आदमी है वो अपना घर नहीं चला पाएगा। और हर चीज़ में महंगाई हो रही है, हर बैच में हो रही है। कोई भी पेट्रोल हो, डीजल हो, घर का सिलेंडर हो, राशन हो, कोई भी हो, इस सैलरी में वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगा। तो हमें कारोबार चाहिए, हमें अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो इसलिए इस कांग्रेस की उन्होंने अपना 15 साल थे, बेमिसाल थे, सब खुश थे, सब बढ़िया थे। 15 सालों के अंदर बहुत अच्छा काम करा था, हर आदमी सुखी था और चैन से सकून सा था। जब से ये सरकार आई है, जब से आदमी रोने से अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ना वो अपना घर पर टाइम दे पा रहा है, ना कुछ कर रहा, मेहनत रात दिन कर रहा, लेकिन कामयाबी कुछ नहीं पा रहा हो। तो लोग तो कह रहे हैं जनता के लिए खुश है सब, कोई भी खुश नहीं है। सारे तेल चाहे 200 रुपये किलो हो जाए, 200 रुपये किलो हो जाए, वो सिर्फ वो बोल रहे हैं जिन लोगों को पैसा देकर बुलवाया जा रहा है। आम आदमी नहीं बोल रहा है। आम आदमी बोल रहा था जूते मारेंगे पकड़ के, और जो भी कहलवाएगा किसी भी चीज़ को आएगा, कोई भी प्रचार आएगा किसी के लिए होगा, आदमी आके उसके कपड़े तल के फाड़ देगा। ये आदमी सब कहने वाली बात है कि आदमी कह रहा है 200 रुपये किलो हो जाए, 300 रुपये किलो हो जाए, सिर्फ पैसे लेकर रिश्वत लेकर वो ये चीज़ बोला जा रहा है। उसे कोई नहीं बोला। जनता आदमी सब परेशान है, सब है, घर के चूल्हे वूल्हे सब बंद रखे हैं। आदमी लकड़ियों से गुजारा कर रहा है, मिट्टी के चूल्हे बना बना के गुजारा कर रहा है। कुछ भी इससे आगे कोई नहीं कर सकता। आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। तो कैसे देख रहे हैं इस महंगाई? इस महंगाई से जी हमारी हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इस महंगाई से हमारा जीना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस महंगाई से जो है देश के हालात और भी ख़रीब हो रहे हैं। जो कि बड़े लोग हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम लोग अपने खर्चे चला नहीं पा रहे, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख है और मैं यूथ कांग्रेस से हूँ। और हमने जो इसका रैली का आह्वान करा है, महंगाई के विरुद्ध करा है। महंगाई का नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया था, लेकिन ना केजरीवाल को तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था। केजरीवालों को मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन अभी कोई बेनिफिट तो है नहीं। केजरीवाल ऐसा एक ढोंगी प्राणी है जो जनता सुनना चाहती है सिर्फ वही बोलता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करता। कुछ है कथनी कुछ है उसकी। जैसे कहा था 500 नए स्कूल खोलेगा, लेकिन 800 कुछ नए शराब के ठेके खोल रहा है, जिसमें इसने बोला था कि जनता से पूछ करके काम किया जाएगा, मोहल्ला सभा करके काम किया जाएगा। लेकिन ना तो मोहल्ला सभा हो रही हैं, मोहल्ला सभा हो रही हैं तो अपने चुनाव जीतने के लिए हो रही हैं, ना ये जनता के लिए ये नहीं है कि जो डिसीजन लेना था। जैसे ये पहले कहते थे चुनाव सत्ता में आने से पहले कि जो भी कार्यकाल होगा जनता से पूछ के होगा। ये जो ठेके के टेंडर्स दिए जा रहे हैं, ये क्या जनता से पूछ करके दिए जा रहे हैं? अच्छा, आप सब लोग मुस्लिम हैं? हाँ। तो मीडिया में एक ये मतलब इमेज बना दी गई है कि मुसलमान है तो वो एंटी मोदी होगा। ऐसा कुछ क्या ऐसा सही है ये? 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो हम खुद भी उस टाइम भी हम महंगाई से परेशान थे। तो उस टाइम में आपको पता होगा कि हम सभी ने, मुसलमानों ने भी काफ़ी वोट दिए थे मोदी को। आज फिर से 10 साल के बाद सेम सिचुएशन आ गया, सेम हम महंगाई। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मुसलमान है तो वो एंटी मोदी होगा। जो देश के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस ने 2014
14 में काफ़ी महंगाई हो गई थी, तो हम कांग्रेस के विरुद्ध जाकर के हमने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन आज फिर से बीजेपी ने आज फिर से वही महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अभी हमें एक होने की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर से सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है ताकि महंगाई कम हो। अच्छा, 2015 में जब इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, केजरीवाल जब आए थे तो केजरीवाल की तरफ मुसलमानों का झुकाव एकदम से बढ़ा जी। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से बेजार हो गए थे। लेकिन अब क्यों जो मुस्लिम है वो क्यों केजरीवाल से परेशान? देखो, सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि नया चेहरा है, नया काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। लेकिन फिर वही चीज़ आती है जिसने केजरीवाल ने ये कहा था कि बिल्कुल गरीब आदमियों को, कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, सब अपने अपने घर में खुश रहेंगे, सबको सैलरी अच्छी मिलेगी, काम अच्छा मिलेगा, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन एक भी वादे पर खरा नहीं उतरा किसी भी चीज़ को लेकर, और गली गली में ठेके और खुलवाती है ना। हर जनता परेशान है, सारे बच्चे, सारी माँ बेटी है, सब अपने बच्चों से परेशान है, सब दारू ले लेकर घर में आ रहे हैं, सब बदतमीजी कर रहे हैं, हर चीज़ से परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से कोई परेशान नहीं। सर, ये जो महंगाई वाला मुद्दा है, केजरीवाल सरकार इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी और मोदी सरकार भी सेम मुद्दा था। लेकिन जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो सिलेंडर 352 रुपये था, जबकि 900 रुपये अभी चल रहा है, बल्कि 1000 रुपये अभी प्लस हो गया है। और जो कमर्शियल ये है, केजरीवाल इधर से कान पकड़ो या उधर से, कमर्शियल का इनने चार्ज बढ़ा रखा है और केजरीवाल 000 चिल्लाता है जब जीरो बिल आता है। लेकिन उन्हीं के घर के कुछ जो सदस्य हैं वो भी काम करते हैं, कमर्शियल में उनका भी काम है, लेकिन वो वहाँ पर उल्टा उसको दे रहे हैं। साथ में अब 2000 रुपये का ये मास्क का चलान है सर। तो इस मुद्दे को अगर ये कहा जाए तो ये जनता से पूछ करके तो नहीं होता है। पोल्यूशन इससे कम तो नहीं हो रहा है, या कोरोना इससे भाग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 2000 रुपये जनता से लूटे जा रहे हैं। दूसरा 10,000 रुपये का जो चलान पोल्यूशन का उन्होंने कर रखा है सर, वो भी तो कोई आम जनता, दिल्ली की जनता ही उसको पे कर रही है। कोई केजरीवाल ने उसमें रिबेट तो दे नहीं रखी है। अगर किसी का चलान कटता है 10,000 का तो वो भी आम जनता ही भरेगी, केजरीवाल के लिए उसमें कोई छूट है नहीं। और 2000 का अगर ये चलान कोई पुलिस पकड़ती है मास्क को लेकर के, तब भी कोई रिबेट नहीं है। तो ये भी तो एक आम आदमी के घर से, आम आदमी की जेब से ही जा रहा है। ये पैसा किसके पास जा रहा है? अच्छा, क्या मुस्लिम यूथ जो है, जो युवा है, वो भी सोचता है कि मंदिर मस्जिद पे वोट दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इन्होंने बिल्कुल नहीं। हमें आज की डेट में रोज़गार चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमें रोज़गार चाहिए। हमें ना तो मंदिर चाहिए ना ही मस्जिद चाहिए। हमारे पास इतने के लिए तो मोदी जी ने कहा कि जो पकोड़े तलो, चाय बेचो, अपना बिजनेस करो, वो भी एक रोजगार। मैं MBA कर रखा है मैंने। अब MBA करने के बाद अगर मैं पकौड़ा तलूँ मैं, तो मेरे माँ बाप को बचपन में इतना पैसा खर्च करके नहीं, एक ठेली लगवा देनी चाहिए थी, एक ठेली लगवा देनी चाहिए थी। देखिए, हमें परिवर्तन चाहिए। जो हमें रोज़गार देगा, जो महंगाई कम करेगा, हम उसके साथ हैं। ना हम मंदिर के साथ हैं, ना ही हम मस्जिद के साथ, हम किसी के भी साथ नहीं है। मंदिर हर जगह है ही, मस्जिद हर जगह है ही। हमें अब ना तो नया मंदिर चाहिए, ना ही हमें मस्जिद चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। जो भी रोज़गार देगा, अगर हमें शिक्षा चाहिए, जो भी हमें शिक्षा देगा, रोज़गार देगा, हम उसके साथ हैं, चाहे कांग्रेस। तो अब तो शिक्षा आपको मिल गई, MBA आपने करा हुआ है, रोज़गार भी कुछ कर ही रहे होंगे, क्या करते हैं? नहीं, मैं रोज़गार कर रहा था, लेकिन कोविड-19 के दौरान मेरी नौकरी चली गई। उस समय से मैं बेरोज़गार हूँ। और अभी आपको, मैं होटल इंडस्ट्री से बेसिकली हूँ मैं, और वहाँ पे रोज़गार बिल्कुल नहीं है। जहाँ स्टाफ अगर 100 कैपेसिटी में 100 लोग स्टाफ के साथ वो लोग काम करते थे, अभी वो लोग 30 स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। तो 70 लोग वहाँ बेरोज़गार हो चुके हैं। तो अभी रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए। अब ऐसे अभी मैं 2 साल से खाली बैठा हुआ हूँ मैं। अगर जो भी सरकार रोज़गार दे, जो भी इंडस्ट्री लेकर के आए इंडिया में, हम उसके साथ दें, चाहे वो कांग्रेस हो। लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री कांग्रेस ने बनाई है। आप भी बताओ कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है? कौन सी नई इंडस्ट्री लेकर के आए, क्या लेकर के आए? आप ही बताइए। तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि यूथ जो है, खासकर मुस्लिम यूथ, कि वो मंदिर मस्जिद पे वोट करता है, ऐसा नहीं है। जो आज का युवा है उसको रोज़गार चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक युवा ऐसे ही भटकता रहेगा। हम इस वक्त थे जंतर मंतर पर। कैमरा पर्सन अनुज के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।